सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कवर कर रहे थे 100 बेस्ट टिप्स एक इस सीरीज में जो X100 है मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, है ना। तो इसमें हम सारे PYQ भी कवर करेंगे और टॉपिक और सारे इस हिसाब से हम सारे GS के टॉपिक भी कवर करेंगे पूरे। ठीक है वो अब उसी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और जो नेक्स्ट अपनी टिप्स हैं, मेरा नाम है अंकित पोरवाल और मेरे बारे में जानने के लिए कोई भी स्टार्टिंग का वीडियो देख लेगा, क्योंकि इसमें नेसेसरी 2-3 मिनट देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट टिप अपनी यही है कि उसी सीक्वेंस में हमने शायद यहाँ तक छोड़ा था नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट 41, हम लगभग 100 पे जाना है हमें, तो हम इस पे अब आते हैं कि एनी एग्जाम्पल यू राइट मस्ट नॉट क्रॉस वन लाइन। जैसे हमने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई आपका पॉइंट है, इट शुड नॉट क्रॉस 2.5 टू 3 लाइन्स, है ना। और आपका एग्जाम्पल जो है, अगर GS की बात करो तो एक लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉइंट लिखा, पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज इट हैपनिंग यार। तो आपने मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा पूरा एग्जाम्पल 3 लाइन में, उस पॉइंट लिखा है, फिर उसका एग्जाम्पल बस यहाँ पे लिख दो कि ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आज यार, कि एज सीन दिस 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 दिस, बस इतने आधी लाइन में या एक लाइन में आपका एग्जाम्पल हो गया बस। क्योंकि एग्जाम्पल आपका सपोर्टिंग एक फैक्ट होना चाहिए, ना कि वो खुद में पॉइंट हो जाए। इतना बड़ा नहीं करना। जैसे कि आप श्रुति मैम जो है AIR 1, उनके थोड़ा आप नोट्स देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट्स नहीं, उनके आंसर्स देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ एक लाइन में वो लिखती थी, बहुत बहुत अच्छा दिखता था। चलिए, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीड एंड प्रिपेयर अ डायग्राम फॉर एवरीबडी। ये मैं अब आपको बता चुका हूँ कि आप रेडीमेड डायग्राम करो। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव, अब कोऑपरेटिव को जनता लगभग अगर जो अटेम्प्ट करेगी तो दे मस्ट बी एक्सप्लेनिंग कि व्हाट द कोऑपरेटिव इज, है ना। आप भी बता सकते हो 5-6 लाइन में, बट इफ यू हैव सम डायग्राम, इफ यू हैव सम unique diagram that the diagram can itself explain the meaning of cooperative या सुनामी या गांधार आर्ट, ठीक है। तो मैं ये ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डायग्रामेटिकली समझा दो कि व्हाट द कोऑपरेटिव इज। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। सपोज कोऑपरेटिव में हमें पता है कि बहुत सारे मल्टीपल जो फार्मर्स हैं उनके पास जो उनका कंटेंट है या जो भी इक्विपमेंट टूल्स या जो भी रिसोर्सेज हैं, इफ दे कलेक्टिवली यूज देम, तो और फिर उनको एक ही लैंड पे यूज करना, तो दैट इज सो कॉल्ड समथिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग। डिटेल में कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग डिफरेंस बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। सपोज ये कुछ टूल्स हैं, ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं, मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, ठीक है, या कुछ भी आप बता रहे हो, या कुछ भी XYZ बता रहे हो, ठीक। तो अगर ये सब फार्मर 1 है तो आप F1 कर दो, F2 कर दो, F3 कर दो, F4 कर दो, या इनकी भी लैंड भी है। अगर इनको अगर आपने ऐसे कर दिया, आप एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ, सेम चीज आप यहाँ पे लिख दो कि ये ऐसे 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 करके लैंड, ठीक है। अगर ये सारे लोग क्यूमुलेटिवली इकट्ठा कर रहे हैं, अभी देखो सेपरेटेड है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं और नेट में सबको फायदा मिलेगा। तो दिस इज समथिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो आप ऐसा प्यारा सा बना सकते हो। अगर इतना भी ना बना पाओ तो मैं और सिंप्लीफाई करके दे दूं। अब ऐसा बना दो कि फार्मर्स हैं, फार्मर 1, फार्मर 2, इनकी ये लैंड्स हैं, ठीक है, फार्मर 3, फार्मर 4, ठीक है। आप बता दो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग, और फिर आप ऐसे बोल दो कि नाउ दिस इज F1, F2, F3, F4, दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। लैंड कलेक्टिवली यूज करके सेम ही जगह पे अपने रिसोर्सेज भी करा रहे हैं, है ना। तो दिस इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, दिस इज समथिंग कॉल्ड, बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग, है ना। अब सामने वाले को पता है कि यार इस बंदे को कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब पता है, बता दिया कि देखो ये कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव बन गया, है ना। अ कोऑपरेटिव ऐसे लिख दो, फिगर अ कोऑपरेटिव, है ना, बन गया। तो ऐसे आप ना अपनी चीजों को बताना सीखो। जैसे गांधार आर्ट, सब लोग सब चीजें लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ डायग्राम डालूंगा, मतलब ये वीडियो एक्सप्लेनेशन चल रही है, इसके डायग्राम्स में ये इस चैनल पे डंप करूंगा टेलीग्राम पे। तो इनके ना आप यूनिक यूनिक डायग्राम बनाओ। आपको पता है सुनामी में सब लोग जनरल डायग्राम बनाएंगे कि ये देखो वेवलेंथ, ये जो हाइट हाइट ऐसे बढ़ती हुई, ये वेव सब बनाएंगे। इनसे अगर आपको हटके कुछ करना तो यूनिक डायग्राम सोचो, है ना, जो कि आप 30 सेकेंड में बना सको, ठीक। लेकिन अगर आप पढ़ते समय, अपने नोट्स बनाते समय, कोई आपको यू कम अक्रॉस सम डायग्राम्स विच आर टेकिंग 2 और 3 मिनट्स, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल इट इज, ठीक है, तो आप उनको क्या करो, डिस्कार्ड देम।
आप एग्जाम में बना नहीं पाओगे, गारंटी से मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं बना पा रहे हो, 3 मिनट ले रहा है, कितना भी ब्यूटीफुल बना रहे हो, छोड़ दो, ठीक है। नहीं बन पाएगा। जैसे मैं कुछ आपको डायग्राम बता रहा हूँ, छोटे छोटे से डायग्राम आप ना अपने नोट्स में निकल के, मैं डायग्राम पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, वो थोड़े यूनिक लगते हैं। मैं चलो कुछ आपको दिखाऊं, जैसे ये देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये है आपको, आपको लग रहा होगा कि हाँ इंडस वैली में ये सब होता था, ठीक है। ये भले ही मैंने कितनी प्रैक्टिस करी है रफ कॉपी पे, जब उनकी जैसे जो केव पेंटिंग है ना भीमबेटका में जो बनी है ना केव आर्ट्स, या उनमें देखना तो आप ऐसे डायग्राम बना, आप ये छोटा सा बना जाओगे ना कि देखो समथिंग सम फिगर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द केव आर्ट्स, है ना, ऑफ भीमबेटका, जो प्री हिस्टोरिक एज का टाइम है, स्टोन एज का था। तो आप ऐसे बता सकते हो कि देखो ऐसे एनिमल फिगर्स बने हैं, भले ही ये देखो बच्चों जैसा लग रहा है, बट इट मेक्स एन इम्प्रेशन। जैसे मैंने फिर फाइनल ये बनाना सीखा था, दिस इज द डायग्राम जो मैं बनाता था, ठीक है। वैसे एकदम से बकरी टाइप का, ऐसे घोड़ा टाइप का ना बना देना, हिरन से सब फनी लगेगा। जो बुक्स में एनसीईआरटी में आपको दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम भी बना सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स, तो वी कैन डेफिनेटली मेक। जैसे ये बुद्धा है, आप बुद्धा का बनाना सीख लो कि देखो उनके कर्ली हेयर होते थे, और ऐसे इलोंगेटेड ईयर होते थे, है ना, और कर्ली हेयर, और ऊपर ये सब होता था, क्लोज्ड आइज रहते थे, सेमी क्लोज्ड आइज। अब ये डायग्राम है ना, ये जैसे वो एक पद्मासन मुद्रा है, मैंने भी किसी न किसी टॉपर के नोट से, कहीं ना कहीं गूगल से, मैं पता नहीं कहाँ से प्रैक्टिस किया था, ये सब पद्मासन मुद्रा है। तो इसको मैं 30 सेकंड में बना सकता हूँ। देखो बुद्धा लग रहे हैं, पद्मासन बैठे हैं, मुद्रा में बैठे हैं, यहाँ पे बोधिसत्व होते हैं, पीछे जो डेकोरेटेड हेलो है, और ऐसे से बना के हेलेनिस्टिक फीचर्स होते थे, और आप बना दो गांधारा आर्ट में, ये सब होता था। तो ये मैं बता रहा हूँ, जितनी भी वो कॉपीज चेक कर रहा होगा, उसमें 500 कॉपीज में भी उसको ये नहीं दिखेगा। अगर वो 100 कॉपीज दिन की चेक करा, तो उसमें ये 50 कॉपी में नहीं दिखेगा कि जो आप यूनिक कर रहे हो। यही तो मैं खेल कर रहा हूँ, यहीं पे आप +2 ले जाओगे, +1 ले जाओगे, है ना। तो ये बनाना सीखो, और जो डायग्राम 3 मिनट या 2 मिनट ले रहे हैं, तो फिर उनको डिस्कार्ड करो, कंप्लीटली डिस्कार्ड करो, ठीक है। वो फालतू में यार, वो कॉम्प्लिकेट कर देंगे चीज़ों को, आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में बना लूंगा, नहीं बन पाता। तभी मैं एथिक्स में बोलता हूँ, एथिक्स में छोटे छोटे डायग्राम बनाओ कि जो आपको लग रहे हैं कि हाँ जो मैं बना सकता हूँ। एथिक्स के मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाऊं, सोच रहा हूँ यार कंपाइल करके कैसे भी ये आपको मैं दे दूं। जैसे एथिक्स में मैं बोल रहा हूँ, ये है डायग्राम, ठीक है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ, सिविल सर्वेंट है, नॉन पार्टीशनशिप हमें दिखाना है उसका, ठीक है, कि उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। तो नॉन पार्टीशनशिप में दिखाऊंगा, दिस इज द सिविल सर्वेंट, ही मस्ट बी हैविंग द इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस एक्स दिखा रहा हूँ मैं, नीचे दिख दिया एक्स मींस डिस्टेंस, और पी मींस पॉलिटिकल पार्टी, ये देखो लिखा है नीचे, है ना। तो मैं बता दूंगा कि देखो सिविल सर्वेंट का पॉलिटिकल पार्टी जो पीपी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनसे इक्विडिस्टेंट रहता है, उसको मतलब नहीं, बट वर्चुअली ही इज बीइंग गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड लॉफुल गवर्नमेंट कंट्रोल। ये देखो ये गाइड कर रहा है, ठीक है। तो बस नॉन पार्टीशन में ये रहा बन गया, मैं 30 सेकंड में इसको डायग्राम बना दूंगा, डन है। तो ऐसे आपको बनना। एथिक्स में आप सोचोगे बहुत ज्यादा, बहुत कलाकारी करोगे, बड़ी बड़ी वो नहीं हो पाएगी यार। तो ये आपको ऐसे सीखना है, छोटे छोटे डायग्राम, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यूज द प्रीलिम्स नॉलेज फॉर पॉइंट्स, डेटा, लोकेशन, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज इन योर मेंस एग्जाम, है ना। देखो आप प्रीलिम्स में आप बहुत सारा चीजें रट के आए हो, मैं बता रहा हूं मेंस इज नथिंग बट कनेक्टिंग द डॉट्स ऑफ प्रीलिम्स, यही है, और कुछ नहीं है। वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव लर्नड इन प्रीलिम्स, यू जस्ट नीड टू स्ट्रक्चर इट एंड पुट इट इन योर आंसर। फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड करंट एनसीईआरटी से रट रखी है, करंट अफेयर से पोलर वोर्टेक्स पढ़ रखा है, क्या होता है फिनोमेना, एनसीईआरटी की नॉलेज आपके पास बहुत है, जैसे इंडस वैली की लोकेशंस कहाँ कहाँ है, रेलवे एक्सीडेंट हो गए या फ्लड्स आ गई असम में, तो उसको डिजास्टर मैनेजमेंट तुरंत कोट करो जो करंट से आपने पढ़ा है। यू मेमोराइज इट ऑल फॉर फ्री, यूज इट। मैं बता रहा हूँ मेंस क्या है, जैसे प्रीलिम्स में आपने ये नॉलेज पढ़ी, ऐसे ऐसे पढ़ी, ये पढ़ी, ठीक है, ये पढ़ी। अब मेंस जब आए ना, तो बस मेंस क्या है, मेंस क्या है, मेंस इसी नॉलेज को ना डॉट्स को कनेक्ट कर दो आपस में, लिंक करा दो, दिस इज मेंस। तो ये फॉर्डर जो पॉइंट्स है ना, जो आपने प्रीलिम से सीखेगी, प्रीलिम तो मेंस के अलग से भी प्रिपरेशन ना करो यार, ठीक है। ये सब चीजें ना आपको, वो सब उसको डालना सीखो यार, आपके पास मटेरियल है। लोग हवा बना दिया कि मेंस की अलग से तैयारी, अरे यार वही है सब, ठीक है। मैंने हिस्ट्री आज तक कोई मेंस स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरी प्रीलिम से ही जो नॉलेज है ना, उससे हो जाता है यार, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उससे हो जाते हैं यार, आराम से पढ़ के आप करो थोड़ा, मेंस स्पेसिफिक छोटे से नोट्स बना लो, ठीक है, बस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्टली स्टिक टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली स्टिक करना है,
ठीक है, क्या होता है, यू मे नो द वेरियस थिंग्स अबाउट द टॉपिक, बट मेक श्योर यू ओनली राइट रिलेवेंट वंस। एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ, लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि एग्जाम में हमें लिखना क्या है। what happens is generally people read a question and instantly start writing whatever they know, और वो लिखना शुरू कर देते हैं एंड मिस द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल चलो मैं बोल रहा हूँ एल निनो पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एल निनो ऑन द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून पे एल निनो का क्या इफेक्ट है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना आप लोगों को पता होगा। ये जो होता है मतलब कि मैप, मेरे को कीवर्ड से याद है, मैप मींस मदागास्कर जो है ना, जैसे अफ्रीका ये हो गया, मदागास्कर हाई बेसिन, मस्करिन हाई बेसिन, और ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया, पी मीन्स ये जो पेरुवियन कोस्ट होता है, तो यहाँ पे वो HLH साइज कोड वर्ड होता है, हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर, और फिर हाई प्रेशर। तो ये फिनोमेना एक जो बनता है ना एल निनो का। अब देखो मेरे को याद आ रहा है कि हाँ एल निनो क्या होता है, अब लेकिन क्या मैंने सोचा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन मानसून पे इसके इफेक्ट क्या है। प्रॉब्लम यही है, जैसे एल निनो आया तो मैं याद करने लगा मेरे कीवर्ड क्या थे, मेरे कीवर्ड ये थे मैप, HLH, HHL। अब ये मेरे को याद है, मैं पूरा एल निनो एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ भी। मैप मीन्स मदागास्कर हाई बेसिन या मस्करिन हाई बेसिन, और ए मीन्स ऑस्ट्रेलियन, पेरुवियन कोस्ट। इन पे ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का मेरा डिफरेंस, नॉर्मल कंडीशन, ये एबनॉर्मल कंडीशन, एल निनो कंडीशन। अब मैंने ये सब याद किया, एल निनो देखा, ये मैं उगलने लगा और लिखने लगा कि देखो हाँ ये कि कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन क्या मैंने देखा कि मेरे से पूछा क्या गया था, इफेक्ट ऑफ एल निनो ऑन इंडियन मानसून। अब होता क्या है, मैं डिस्क्राइब करता चला जाऊंगा, एट द एंड ऑफ पेज मैं रियलाइज करूंगा कि मैंने तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो मैच ही नहीं करी, है ना, मैच ही नहीं करी। आप समझ रहे हो ना, तो इसीलिए उसको फिर +2 केवल 2 नंबर मिल के आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जबकि 5 नंबर मिल सकते थे, आपको नॉलेज थी अगर आप डिमांड पढ़ते, लेकिन उसको मिल कितने रहे, 2 नंबर, जस्ट 2 मार्क्स। रीजन यही है ना कि अगर मैं हूँ वेजिटेरियन, मैं अगर प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं कितना भी आलीशान नॉनवेज रेस्टोरेंट बना रहा है, या मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ कितना भी आलीशान वेजिटेरियन वेज रेस्टोरेंट बना रहा है, अगर मैं साउथ इंडियन खाना खाता हूँ, डोसा मुझे पसंद है, तो मैं कितना भी नॉर्थ इंडियन के पंजाबी ढाबा में चला जाऊँ। सिमिलरली अगर मेरे को छोले भटूरे पसंद है, पंजाबी खाना पसंद है, मैं कितना भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में चला जाऊँ, अगर मेरी डिमांड ही मैच नहीं कर रही है, तो भाई मेरे को वहाँ पे टेस्ट नहीं आना है, मैं उदास होके ही चला आऊंगा, आई विल बी डिसअपॉइंटेड, है ना। तो द सिमिलर केस अप्लाइज हियर कि आपसे जो मांगा गया है, ठीक है, अगर मुझसे मांगा गया है कि भाई मुझे आज छोला भटूरा खाना है, इफ यू आर सर्विंग में आइसक्रीम, मुझे जबकि शुगर पसंद अगर नहीं है, तो फिर यार कितनी भी अच्छी आइसक्रीम हो वो मजा नहीं आना है। आप कितना अच्छा भी टॉपिक को लिखाओ, कितना भी एल को डिफाइन कराओ, कि इट विल नॉट फेच यू मार्क्स, है ना। तो एज सिंपल एज दैट, कि स्ट्रिक्टली डिमांड ऑफ क्वेश्चन पे रुकना है। तरीका इसका यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, डिकोड करो, उसको समझो। आप 20 सेकंड या 1 मिनट ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, पहले मन में स्ट्रक्चर करो, ब्रेन में करो, जो मैं आपको पहले ऊपर टॉपिक ये टिप्स बता गया हूँ, देन रेप्लिकेटेड इन योर आंसर। क्योंकि वो एग्जामिनर वो आपको छांट छांट के देख रहा होगा कि भाई वेयर इज द डिमांड, वेयर इज द डिमांड। अगर आपने कितना भी अच्छा टॉपिक लिख दिया है, इफ यू हैव not provided sufficient content which is supporting the demand of the question, you will not going to get the marks, as simple as that। ठीक है, चलिए, वॉल नोट्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि बिकॉज इट अफेक्ट्स योर ग्राफिकल मेमोरी एंड इट बिकम्स अ slowly over the period of time it becomes the permanent memory, so graphical memory is quicker than normal text based memory। तो अब ग्राफिकल मेमोरी का मतलब यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट लगा दो, शॉर्ट नोट चिपका दो वॉल पे। अरे मैं तो मेरा अगर मैं आपको रूम की अगर फोटोज दिखाऊं, तो 80% ऑफ द रूम is covered with these papers only, है ना। तो 80% ऑफ द रूम स्पेसेस, वॉल स्पेसेस कवर्ड विद द 80। ये इससे अब इससे दुनिया कोई आता है, मेरे कोई फ्रेंड आता है, उसको अजीब लगता है, डर लगता है, बट मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे साथ ये हो जाता है। मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ, कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ, मेरा हमेशा काम हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैं इंजीनियरिंग के देता था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट बोस्टिंग, मैंने कम से कम 15 एग्जाम्स क्वालिफाई किए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे बहुत सीट्स कम हुआ करती थी, है ना। और मेरा बस इससे काम हो जाता, क्योंकि मेरे को कुछ रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होती, मैं 4 दीवारें टहलता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि कहाँ पे क्या लिखा। मुझे ये तक पता है, अगर मेरी ये वॉल है तो इस कॉर्नर में मेरा इन्वायरमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, और यहाँ सामने मेरा कुछ ऐसा ऐसा लिखा है, छोटे से शॉर्ट नोट्स है मेंस वाले, उसमें लिखा है नीति आयोग, मेरे को GS3 में क्या हैव टू कोट, मेरे को मस्ट कोट है ना। तो ये सब आप करना सीखो। फनी लगता थोड़ा, बट अगर फायदा हो रहा तो करके देखो, मुझे फायदा हो रहा तो मेरी मोरल ड्यूटी है टू कन्वे दीज थिंग्स टू यू। ठीक है, मैंने अभी फोटो दिखाई थी वॉल नोट्स का कंसेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डायरेक्टिव्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज यू मस्ट नो दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, करेक्ट। इफ दे से कि ये क्वेश्चन है एंड से डिस्कस, then discuss means you have to tell both the aspects, like positive aspects and negative aspects as well. Just don't appreciate the question demand, ठीक है, आपको थोड़ा नेगेट भी करना पड़ेगा, डिस्कस करो कि इसके ये फायदे भी है, दीज आर ऑल्सो लॉसेस, ड्रॉबैक्स भी है। क्रिटिकली असेस में भी लगभग सेम ही होता है कि बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट देना कि उसमें आपको झिझकना नहीं है कि सरकार की, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन वीमेन, and if you are appreciating the government initiatives only, if they are asking that analyze some recent government initiative which are empowering the women, ठीक है, इन करंट सोसाइटी, तो और बोला क्रिटिकली डिस्कस, दैट डजंट मीन यू हैव टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जस्ट क्रिटिकली एग्जामिन, है ना, कि उनको असेस करो, कि उनकी बुराई भी करो, बोलो कि दीज आर द क्रिटिकल फैक्टर्स वेयर वी शुड फोकस अपॉन। एग्जामिन का मतलब कि ऑलमोस्ट उसको थोड़ा देखो कि ये क्या चीजें सही है, इवेल्यूएट लगभग वही, ऐसे सब चीजें आप थोड़ा देख लेना गूगल करके, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ पॉइंट्स। रिपीटिशन पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आप क्या वही चीज को आप सेम पॉइंट को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप जो ऑलरेडी बोल चुके हो। फूल ना करो एग्जामिनर को, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, फिर 3-4 स्टेटमेंट पॉइंट बाद ना फिर वही सेम लगभग घुमा फिरा के हमारे दिमाग में आ जाता है। हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बट इट हैपेंस कि हम पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ अगर सोचूं, मैंने एक पॉइंट लिखा है कि मैं बोल रहा हूँ कि द पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 पॉइंट बाद, सम अदर जुडिशियल मैकेनिज्म लाइक लोक अदालत कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन सुप्रीम कोर्ट कोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, सेम चीज है। जो डॉकेट पाइल है, मतलब कि जो कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट केसेस मीन जो वर्डन है वो डॉकेट पाइल एक वर्ड होता है, डॉकेट पाइल, ठीक है, कुछ होता है, तो आप ऐसे समझ लेना कि हाँ ये अब सेम चीज सेम पॉइंट घुमा फिर कर, तो अरे भाई सेम ही है वो, आप एग्जामिनर समझ जाएगा, तो उसको भले ही आपने जानबूझ के नहीं करूँ, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को फूल बना रहा है ना, अप्रैल फूल टाइप कर रहा है, तो डोंट डू दैट। थोड़ा रुको, समझो, सोचो, तब लिखो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, योर कंटेंट मस्ट बी स्ट्रक्चर कंटेंट, नॉट जस्ट कंटेंट। कहने का मतलब ये है कि फूड लुक्स गुड व्हेन रसगुल्ला एंड रायता आर प्लेस्ड डिफरेंटली। जैसे कि सपोज आप एक थाली खाने गए हो, है ना, दिस इज रसगुल्ला, ठीक है, एंड दिस इज रायता, एंड दिस इज राइस, और यहाँ पे चलो आपको ये आइसक्रीम रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपको थाली सर्व की गई है, यू विल ईट और यू विल फील सेटिस्फाइड। अब मैंने क्या करा है कि रसगुल्ले को मैंने रायते में मिक्स कर दिया, आइसक्रीम को भी उसमें डाल दिया, और ये राइस को भी डाल दिया और मिक्सचर कर दिया, और आपको एक पकड़ा दी स्पून, ठीक है, कि लो इसको खाओ, क्योंकि ये तो पेट में जाके तो मिल ही जाएगा ना, इट विल ऑल मिक्स अप इनसाइड योर स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, तो अभी आप अभी मिक्स करके खा लो, विल यू ईट इट? नहीं ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जो खाना और एक तरीके से खाना, स्ट्रक्चर और एक जो कंटेंट और एक स्ट्रक्चर कंटेंट, देयर इज अ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। मतलब कि अगर आपने बोला कि डायग्राम की जगह रहनी चाहिए ना, तो उसको वहीं पे रखो। लोग क्या करते थे, कंक्लूजन में डायग्राम बना देते हैं, मतलब कि ये आंसर सीट है ना। डायग्राम बनना चाहिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे, है ना, आप यहाँ बना सकते हो और फिर यहाँ पे जाके कंक्लूड करो। अब यहाँ पे डायग्राम बना रहे हो कंक्लूजन लिखने के बाद, ये मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, मजाक लग रहा होगा, ये सब नहीं करना यार, ये आप स्ट्रक्चर नहीं है ना आपका। कंटेंट बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ रसगुल्ला बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आपने उसको और किसी छोला भटूरा के साथ सर्व मिक्स करके कर दिया, है ना, तो पनीर के साथ, शाही पनीर के साथ मिक्स कर दिया, और तो वो सब गड़बड़ हो गया फिर आपका, है ना, तो डोंट डू दैट। Generally, in 10 markers, now coming to next point, generally 10 markers, people are not able to draw any diagram. I do not recommend same. But if possible, then try to draw a mini diagram or micro diagram and take an edge. See images of my notes. मैंने कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए मैं देखता हूँ। अच्छा ये फिर GS वाइज अपना आ जाएगा, है ना, इसके बाद। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ यहाँ मुझे कुछ दिखाना है आपको, मैं कुछ नोट्स की फोटोज दिखा देता हूँ। सपोज दीज आर माई नोट्स। मैं जैसे ये है,
ये तो चलो 10 मार्कर पे नहीं बनेगा। जैसे ये है, ये मैंने वाटर का कंटेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसे रैंडम कोई मेरे नोट्स के शॉर्ट नोट्स के पड़ा हुआ होगा जो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले के, आपको सेक्टोरल यूज ऑफ वाटर दिखाना है। एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ है, सरफेस वाटर और ये ग्राउंड वाटर। आप भी 10 मार्कर में बिल्कुल बना सकते हो, जल्दी से बना लो और ऐसा ये पाई चार्ट बना के दिखा दो, ये 10 मार्कर में बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। आप अपीलिंग लगेगा। जनरली 10 मार्कर में लोग नहीं बना पाते हैं। आपको वो चीज करना है जो कोई नहीं करता है, समझ रहे हो? अगर आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कोई नहीं ले पाता है, आप समझ रहे हो ना, आपको कुछ चीज पानी है, तो आप, अगर आपको कुछ चीज ऐसी पानी है जो किसी को नहीं मिली है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भी किसी को नहीं मिला है, तो तब ये फ्रीक्वेंसी सिंक होगी। तो आप 10 मार्कर में जनरली कोई अच्छा डायग्राम बना नहीं पाता है, बनाता है तो वही स्पाइडर डायग्राम बना देता है, क्लाउड डायग्राम। तो आप ना कुछ एक माइक्रो या मिनी डायग्राम छोटा सा ट्राई करो, बन जाए, नहीं बन जाए तो कोई बात नहीं, जस्ट गिव अ ट्राई जस्ट। लेकिन बहुत बड़ा डायग्राम ने बनाना, आधा पेज खा ले रहा है, तो 2 पेजेस में फिर बचा क्या? और 13 मार्कर में 15 मार्कर में तो मस्ट है, ट्राई करो, बना ही दो। ठीक है, तो यहाँ तक ये था अपना, हो गया है ये, लगभग हमने 50 पॉइंट कवर कर लिए। 50 पॉइंट के बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे हम पॉइंट्स लिखें। जैसे जीएस 1 में हिस्ट्री के लिए अब कैसे इंट्रो कंक्लूजन लिखो, है ना। फिर मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत सारी चीजें भी बतानी है, जीएस 2 में कैसे करना है क्रॉस, ठीक, और इस केस स्टडीज कैसे डालनी है जीएस 3 में, ये ऐसे ऐसे करके मैं अभी आपको नीचे तक ले जाऊंगा। और लगभग हमारा, जैसे ये कुछ केस स्टडीज, आप वे फॉरवर्ड कैसे लिखना है, जीएस 4 में कैसे डायग्राम वगैरह चीजें इन्वेंट करनी है, ये मैं आपको बता दूंगा। लगभग 100 पॉइंट तक मैं आपको ले जाऊंगा और ट्राई करूंगा ये कंपाइलेशन में और इनरिच करके आपको दे पाऊँ। मैं तो चाहता हूँ आपको पढ़ा भी दूं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोगों ने जो 4 साल में इकट्ठा कर रखा है, हम लोग अगर इस लेवल पे थे, तो हम लोग अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो ये मेहनत जो आपकी है वो बच जाए कैसे भी, है ना, और आपका भला हो जाएगा। मेरे को, मेरा क्या जा रहा है, मेरा थोड़ा सा अगर 5% एफर्ट से अगर आपको 100% फायदा हो जाए तो मैं दे सकता हूँ वो टाइम। बट इशू ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज और टीम की अभी थोड़ी सी कमी है, बट वी आर ट्राइंग। कल को जो भी होता है फिर हम उसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप इसको अभी एक काम कर दो, इसको जल्दी से एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए, जिससे मेरे को क्या मिल जाए, मोटिवेशन। ठीक, चलिए टेलीग्राम पे आके ये XIAS @XIAS सर्च करना, चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं PDF डंप करूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, थैंक यू फॉर